हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या जो भी दूसरे भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग डेली एक सेट प्रैक्टिस जरूर दीजिए और इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपको डेली जो 75 क्वेश्चन का जो जीके जीएस का कराया जा रहा है, इससे क्या होगा कि आपको डेली जीके जीएस रिवीजन होते रहेगा, जिससे आप लोग को किसी भी चीज़ को बार बार रिवीजन करने से गलती होने का संभावना कम होता है, और बार बार रिवीजन होता है उतना जल्दी आप लोग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो चलिए हम लोग जो ये बिहार एसएससी के आज टेट सीरीज 6 का डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म के बुक से वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 से, वॉल्यूम 1 को हम लोग पूरा अपने चैनल पे, वॉल्यूम 1 का हम लोग टोटल 24 जो टेस्ट सीरीज था इसका डिस्कशन कराया गया है मेरे चैनल पे। जो नहीं देखे हैं जाके देखिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वॉल्यूम 2 से भी देखें हम लोग, तो वॉल्यूम 2 से हम लोग 8 टेस्ट सीरीज तक का डिस्कशन कर चुके हैं, और इसको भी जो नहीं देखे हैं जाके देखिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और हर एक वीडियो के साथ, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है, उसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिए। वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा और वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग जो है एडिटोरिया के बुक से जो ये बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज है, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 5 टेस्ट सीरीज का डिस्कशन किया गया है जो हमारे चैनल पे डाला गया है। जो नहीं देखे हैं जाके देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग वीडियो पूरा देखिए, आपको हमारा आशा है कि जरूर आप लोग को फायदा ही होगा। इसमें कुछ नुकसान होने वाला चीज़ ही नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिएगा उतना ज़्यादा, हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग कम पढ़िए लेकिन एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। और आप लोग को बार बार कमेंट करने के लिए भी बोल रहे हैं कि आरआरबी एलपी के लिए आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो किस बुक से उसका प्रैक्टिस करना है उसको आप लोग कमेंट करिए, उसका भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बिहार एसएससी के टेट सीरीज 6 का हम लोग डिस्कशन करते हैं। और वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग टेट सीरीज 6 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत काल के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा दल का दमन किया था? तो किसने किया था? तो बलबन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम सरदारों की एक सैन्य टुकड़ी रखी जिसे क्या कहता था? तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा कहा जाता था। और राजनीति में तुर्कान ए चहलगानी के बढ़ते प्रभाव के कारण बलबन ने इस दल को क्या किया था? तो दमन किया था। जो स्वयं भी क्या था, वो सुल्तान बनने से पूर्व इसी तुर्कान ए चहलगानी का क्या था? तो वो एक सदस्य था, एक सरदार था। लेकिन ये जब ये खुद सरदार बना तो ये क्या किया, जब ये खुद एक इसको जब सरदार बना, जब ये तुर्कान ए चहलगानी का सरदार था और जब ये खुद सत्ता में आया, सुल्तान बना, तो इसी को ये क्या किया, तो इसको नष्ट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दमन कर दिया था इसका, नष्ट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो विजयनगर का शासक कौन था? तो सदाशिव राव था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जो राक्षसी या तंगड़ी जो है, तालीकोट या बनहट्टी का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1565 ईस्वी में हुआ था। और इस समय जो विजयनगर का साम्राज्य जो शासक था वो तुलु वंश का सदाशिव राय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किस सिख गुरु ने खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? तो किसे दी गई थी? तो गुरु अर्जुन देव को दी गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, गुरु अर्जुन देव जहांगीर द्वारा खुसरो की सहायता करने के कारण इन्हें राजद्रोह का आरोप लगाकर क्या किया था? तो फांसी की सजा दे दी गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किसके द्वारा दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? तो जहांगीर के द्वारा दी गई थी। अच्छा, जो सिखों के जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का जो संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो आदि ग्रंथ, जो सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आदि ग्रंथ है। अच्छा, आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया था?
तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। अच्छा, 1667 में इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु तेग बहादुर की जो हत्या है ये औरंगजेब के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो औरंगजेब के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मिथिला के कनाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो मिथिला के जो कनाट वंश की स्थापना नान्य देव ने की थी। ऑप्शन नंबर डी। तो मिथिला जो है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तिरहुत में न्यायदेव ने कनाट वंश की स्थापना की थी। न्यायदेव ने 1097 से 1147 ईस्वी तक शासन किया था और न्यायदेव ने नेपाल का क्षेत्र विजय कर कनाट कुल भूषण की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो दूसरी बार भारत कब आया था? तो 1501 में आया था। अच्छा, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध जो है ये 1760 में हुआ था। अच्छा, ईस्ट इंडियन कंपनी जो है की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना 1599 को हुआ था। अच्छा, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध जो है ये 1759 में स्थित हुआ था। तो इनके कालानुक्रम के संग सजाएंगे तो सबसे पहले ए आएगा, इसके बाद 3 आएगा, 1 3 4 और 2 कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडियन कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो किसने किया था? किस मुगल सम्राट के काल में किया था? तो जहांगीर के काल में किया था। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, मुगल सम्राट जो जहांगीर का शासन काल है ये कब से कब तक था? तो 16 से 5 से लेके 1627 तक था। और इस दौरान ईस्ट इंडियन कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कब खोला था? तो ये ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपने भारत में कारखाना खोला था। ये कब खोला था? तो 1608 में खोला था। और कहाँ खोला था? तो सूरत में खोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांवों तक राष्ट्रीय संदेश पहुंचाने के लिए जादुई लालटेन नामक काम में लाई जाती थी। इसके अलावा बच्चों की जो इसमें क्या थी, एक बानर सेना थी और लड़कियों के लिए मंजरी सेना का गठन किया गया था। बच्चों के लिए कौन सी सेना थी? तो जो बानर सेना थी किसके लिए थी? तो बानर सेना थी ये बच्चों के लिए थी। अच्छा, लड़कियों के लिए कौन सी सेना थी? तो मंजरी सेना थी, यह लड़कियों के लिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो कौन से अखबार को किया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, शिशिर कुमार और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार जो पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी एवं बांग्ला दोनों भाषा में होता था। लेकिन जब इस पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इनके संपादकों ने क्या किया था? तो रातों रात इन्हें सिर्फ अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कही थी? तो क्रांति की तलवार में धार जो है वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, क्रांतिकारी जो लक्षण में विचारधारा की जो भूमिका का महत्व जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से भगत सिंह ने लाहौर कोर्ट में कहा था कि क्रांतिकारी की
तलवार में जो है धार वो वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा कहा गया था, तो ये भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। कहाँ कहा गया था, तो लाहौर पोर्ट में कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। अस्थाई बंदोबस्त की जो प्रचला है कहाँ कहाँ प्रचलित थी, तो बंगाल, उड़ीसा और बिहार में था। तो कहाँ प्रचलित नहीं था, तो पंजाब में प्रचलित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। जो उत्तर पश्चिम प्रांतों में बनारस खंड और कर्नाटक की मुख्य भूमि में अस्थाई बंदोबस्त तथा जमींदारी की प्रथा प्रचलित थी। और जबकि उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत एवं पंजाब में कौन सी प्रथा प्रचलित थी, तो महलवारी की व्यवस्था लागू थी। महलवारी की व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महलवारी की जो व्यवस्था है ये पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चंद्र प्रद्योग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। तो चंद्र जो प्रद्योग से ये उड़ीसा के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, चंद्र प्रद्योग अवनति का शासक था और बुद्ध काल में अवनति की राजधानी कहाँ थी, तो उज्जैन थी। ये चंद्र प्रद्योग है, ये कहाँ के गणराज्य के थे, तो ये अवनति के थे। जब बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंद्र प्रद्योग का संबंध मैत्रीपूर्ण था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीविका को उसके उपचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें कहें तो कुषाण वंश में सिक्के और धातुओं के बारे में दिया हुआ है। तो कुषाण ने सर्वाधिक स्वर्ण, शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। तो स्वर्ण एवं ताम्र ये सही है। ये पूछा कि सही कौन सा नहीं है। अच्छा, भारत में सर्वप्रथम यौन हिंद शासकों ने स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। सबसे पहले पूछे किसके द्वारा चलाया गया था स्वर्ण के सिक्के, तो यौन हिंदू शासकों के द्वारा यौन शासकों ने स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। अच्छा, गुप्त काल में भी स्वर्ण एवं रजक के सिक्के क्या थे, प्रचलित थे। और सातवाहन काल में ये जो देता है कि स्वर्ण का, ये क्या है, इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कलचुरी में स्वर्ण, रजक एवं ताम्र के सिक्के प्रचलित थे। तो स्वर्ण के जो अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र के सिक्के चलाए थे। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजक तथा कुलचरी शासकों ने स्वर्ण, रजक एवं ताम्र के सिक्के चलाए थे। जबकि सातवाहन शासकों ने स्वर्ण के सिक्के नहीं चलवाए थे। सातवाहन शासक किसके किसके सिक्के चलाए थे, तो सातवाहन शासक थे चांदी, तांबे और चांदी, तांबे और ये शीशे के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वर्तमान में उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। तो वर्तमान में उच्च न्यायालय में कुछ कितने न्यायाधीश हैं, तो 34 न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 क्या है, अन्य न्यायाधीश है। तो इसमें ये जो 34 है ये क्या है, 1 + 33 है। जब वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, आप लोग इसको कमेंट करिए। और जो ये क्या है, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। तो लोकसभा में किसी विधेयक पर जो आम बहस है ये द्वितीय वाचन में होती है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, किसी भी विधेयक को पुनः जो स्थापित करने का उसका क्या है, प्रथम वाचन होता है एवं द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है और संसद के सदस्य इस पर आम बहस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन है अनुच्छेद 243 के तहत किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और ये कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन है ये 5 वर्ष के लिए किया जाता है। कितना वर्ष के लिए किया जाता है? तो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रपति का जो पद है ये दिया गया है, कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये सही है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ये सही है। इसमें पूछा है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन ये सही सुमेलित नहीं है। राज्यसभा के जो सर्वोच्चों का निर्वाचन का जो पद्धति है ये आयरलैंड से नहीं लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अच्छा, जबकि इसके और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई है, भी सही है। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। अच्छा, राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा में योगदान के आधार पर मनोनयन का विचार आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा के अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो किसको रखा गया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, वरीयता क्रम में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले कौन से आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं, फिर उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर प्रधानमंत्री आते हैं, फिर राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं, और 5 में उपराष्ट्रपति आते हैं, 6 में भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं, 7वें स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और अपने अपने राज्यों में इनके मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुनें। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की अगर सीटों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 31 है। अच्छा, महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों की संख्या 19 है। तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 18 है। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 है। तो इन्हें हम लोग अनुक्रम में स्थान और वही क्रम में करा तो बढ़ते से घटते क्रम में, तो यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक उच्च न्यायाधीश का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति को करेगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श लेकर इनकी नियुक्ति करता है। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा? तो किसने कहा था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, संविधान के अनुच्छेद 32 के में मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है। और इसी संविधान सभा ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षियों के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो किसके मुहाने पर बनता है? तो मिसिसिपी का बनता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पक्षियों के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। यह मिनीसोटा या यूएसए में इटास्का झील से निकलता है। यह मेक्सिको की खाड़ी में बहती है।
और विश्व की चौथी सबसे बड़ी लंबी नदी प्रणाली है, जिसमें मिसौरी, जुफरसन नदियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है और प्रशांत महासागर विश्व का क्या है? सबसे बड़ा और गहरा मरुस्थल है। अच्छा, हिंद महासागर जो है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर विश्व का कौन सा सबसे बड़ा महासागर है? तो ये थर्ड स्थान पे तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। 16वीं और 18वीं सदी के दौरान डच एवं अंग्रेजों ने फिजी की खोज की थी और फिजी जो है ये 1970 तक फिजी एक अंग्रेज उपनिवेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, पड़वाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो किस तट के समीप स्थित है? तो क्वींसलैंड के समीप स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, पड़वाल द्वारा जो निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ है यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई है और यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। अच्छा, जो ये कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ये भी पूछे कि ये कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। अच्छा, यह उत्तर में केप यार्क प्रायद्वीप के मुहाने से शुरू होकर दक्षिण में बुडाबर्ग तक फैला हुआ है और ग्रासलैंड, ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रासलैंड है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग डाउन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न अक्षांश उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हर्ष अक्षांश से संबंधित करेंगे? तो किसे करते हैं? बहुत बार ये पीछे वाले बहुत सारे सेट में आया होगा, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं जाके देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तो ये जो हर्ष अक्षांश है ये 30 डिग्री से संबंधित है। उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में हर्ष अक्षांश से संबंधित शांत हवा, कम वर्षा इन अक्षांशों की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एलनीनो बनता है, तो एलनीनो किससे बनता है? एलनीनो जो है ये कहाँ बनता है? तो ये प्रशांत महासागर में बनता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, एलनीनो जो है ये प्रशांत महासागर में बनता है, जबकि पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में भूमध्य रेखा के साथ गर्म पानी का निर्माण करता है। और एलनीनो जो है स्पेन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा बालक। यह एक गर्म जलधारा है। एलनीनो पूछे ये कैसी जलधारा है? तो यह एक गर्म जलधारा है। एलनीनो कैसी जलधारा है? तो एलनीनो एक गर्म जलधारा है। इसके आगमन से सागरीय ताप का जल 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सतकोशिया बाघ रिजर्व है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, सतकोशिया गार्ज अभ्यारण्य इस क्षेत्र को वर्ष 1976 ईस्वी में एक अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ये क्या है? ये बाघ रिजर्व है और इसे 1976 में एक बाघ रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुल कितने स्वतंत्र देश हैं? तो इसमें अभी तक 54 स्वतंत्र देश हैं। और अफ्रीका को हम लोग अंध महादेश की भी कहते हैं। अफ्रीका महादेश का अगर दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है तो इसे हम लोग अंध महादेश कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस क्षेत्र में परवाल भीति नहीं पाई जाती है? तो कोम्बो की खाड़ी में परवाल भीति नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए।
अच्छा, प्रवाल भित्ति है, ये समुंदर के समुंदर के भीतर स्थित एक चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा निर्मित होता है। और प्रवाल जो है ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें जीवित रहने के लिए 20 डिग्री से 21 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। भारतीय समुद्र क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो कौन सा घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश घिरा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जो ISFR की जो रिपोर्ट आई थी 2021 के अनुसार, देश में वनों तथा वृक्षों के वांछित जो है कुल क्षेत्रफल 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के कुल क्षेत्रफल का कितना बताया था? तो यह देश के कुल क्षेत्रफल का 24.62% बताया था। अच्छा, ये जो इसमें सर्वाधिक जो 2021 में रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, सर्वाधिक घने जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र मध्य प्रदेश को बताया गया था। मध्य प्रदेश पहला स्थान पे कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इसके बाद कौन सा है? तो सेकंड स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है। सेकंड स्थान पे कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अच्छा, थर्ड स्थान पे कौन सा है? तो थर्ड स्थान पे छत्तीसगढ़ है। थर्ड स्थान पे कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। उड़ीसा का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, छठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ये कब तक था? तो छठी पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल 1980 से 1985 तक था। और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है ये 2 अक्टूबर, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था ये पहले बार वाला, कई बार ये सेट में आ चुका होगा, 2 अक्टूबर 1980 को स्टार्ट हुआ था। और एकीकृत विकास कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ये ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना, जिसमें सहायता प्राप्त परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। तो सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है इसका लक्ष्य क्या है? तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये सही बात है। जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, ये भी सही है। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, ये भी सही है। तो उपयुक्त डी सभी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति की गठित की गई थी? तो कौन सी समिति गठित की गई थी? तो हासिम समिति की गठित की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के पहचान के लिए विशेष समिति का गठन किया गया था, जिसमें प्रोफेसर SR हासिम की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में सौंपी थी। इनकी रिपोर्ट इन्होंने कब सौंपा था? तो इन्होंने अपना जो रिपोर्ट सौंपा था वो 2012 में सौंपा था। स्पेशली ये शहरी क्षेत्रों के लिए ये इनका गठन किया गया था। और इन्होंने शहरी क्षेत्रों में गरीबी की पहचान के लिए 3 कमजोरियों के आधार बताया था, जो आवासीय कमजोरी, द्वितीय सामाजिक कमजोरी और पेशाजनक कमजोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कपाट का संबंध है। तो कपाट का संबंध है ये किससे है? तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता एवं मूल्यांकन से, ऑप्शन नंबर डी। लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद अर्थात कपाट जो है का गठन 1 सितंबर 1986 को किया गया था। अगर पूछे कि इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो है 1 सितंबर 1986 को किया गया था। और कपाट है ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कपाट का जो मुख्यालय है ये न्यू दिल्ली है।
और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शैक्षिक कार्य को प्रोत्साहन देना एवं उसमें मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न युगों में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, तो इसमें कौन सा, इसमें जो सही नहीं है उसका हम लोग को मिलान करना है। तो औद्योगिक वृत्त सीडी सही है, सामाजिक सुरक्षा उपाय भारतीय निर्माण भी सही है, ग्रामीण शाखा नाबार्ड भी सही है, और रोजगार ग्रामीण रोजगार SJSRY ये सही नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, स्वर्ण जयंती जो है ये शहरी रोजगार योजना है, जो क्या हुआ था, 1 दिसंबर 1997 ईस्वी को आरंभ हुआ था, और इसका जो उद्देश्य था शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, न कि ग्रामीण बेरोजगारों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। रियो डी जनेवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो रियो डी जनेवा में जो संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, कौन सा था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, ऑप्शन नंबर ए। और ये कब संपन्न हुआ था? तो ये जो संपन्न हुआ था ये 1992 में संपन्न हुआ था, और ये अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? तो राजकुमार राव को दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, राजकुमार राव को फिल्म बधाई हो के लिए इनकी कौन से फुल फिल्म के लिए दिया गया था, ये भी पूछ सकता है। तो इनकी फिल्म थी बधाई हो के लिए 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, तो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसके अवार्ड दिया गया? तो गंगू भाई कठियारा को अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निदेशक के लिए किसे अवार्ड दिया गया? तो संजय लीला भंसाली को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो अलिया भट्ट को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो समोआ में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जो 27वां CHOGM का सम्मेलन समोआ में किया जाएगा, और 26वां सम्मेलन 2022 में खांडा में किया गया था। खांडा में कब किया गया था? तो 2022 में किया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो CHOGM की जो स्थापना है ये 1926 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ये लंदन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो समर्थ योजना का जो शुरुआत है ये कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कपड़ा उद्योग एवं संबंधित क्षेत्रों में प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। सर्वश्रेष्ठ योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा की गई है। महिला समान बचत योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। त्रिपुरा सरकार ने पोर्टल क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर है सौरभ गांगुली को नियुक्त किया है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्रों को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से ये पूर्व क्रिकेटर और कप्तान जो है सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया गया? तो लेवेंडर महोत्सव है ये किसके द्वारा मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा मनाया गया, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जून 2023 में लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव जो है ये पहली बार मनाया गया है, और इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो किसानों एवं उद्यमियों को रोजगार उपलब्ध कराना। अच्छा, ये पूछ सकता है ये कब मनाया गया है? तो ये जून
2023 में मनाया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसानों एवं उद्यमियों को रोजगार उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कौन सा देश ने किया था? तो मिस्र ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। और ये कब किया था? तो जून में किया था। अच्छा, इनको कुछ और सम्मान भी मिला है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। कंपेनियन ऑफ द अवार्ड ऑफ फिजी, ये किस देश से मिला है? तो फिजी से मिला है। कंपेनियन ऑफ द अवार्ड ऑफ लोगोहू, ये किस देश से मिला है? तो पापुआ न्यू गिनी से मिला हुआ है। और इकबाल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, ये किस देश का अवार्ड है? तो पलाऊ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। बजट 2023 से 24 के अनुसार राजस्व घाटा का कितना प्रतिशत है? तो राजस्व जो घाटा है ये 2.9% है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, बजट 2023 के अनुसार राजस्व घाटा है जीडीपी का कितना है? तो 2.9% है। जो 2023 से 24 में अगर कुल घाटे देखें तो कितना है? तो 45,03,097 का बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। बजट 2023 से 24 के अनुसार विदेश मुद्रा भंडारण में भारत का स्थान क्या है? तो विदेश मुद्रा भंडारण में जो है ये भारत का स्थान छठा है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो पहला है। वैक्सीन के निर्माण में भारत का स्थान कौन सा है? तो पहला है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। और रेल नेटवर्क में भारत का स्थान कौन सा है? तो रेल नेटवर्क में भारत का स्थान चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। उपग्रह ES उपग्रह जो है EOS 07 किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो इसको किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो SSLV D2 के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? तो अत्यंत पिछड़ी जातियों की जनसंख्या प्रतिशत है ये 36.01% है, ऑप्शन नंबर बी। तो बिहार में जो है जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति के जो अगर कुल जनसंख्या देखें तो ये यहाँ की कुल जनसंख्या का कितना है? तो 0.36.0.1% है। अगर इसका जनसंख्या में देखें तो कितना आ जाएगा? तो 4,70,80,514 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है? तो मुकेश अंबानी का स्थान 9वां है। अच्छा, प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली है। अच्छा, सेकंड स्थान पे कौन है? तो सेकंड स्थान पे एलन मस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोंकण जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन अरब सागर में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कोंकण सैन्य अभ्यास जो है ये किसके किसके बीच होता है? तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है? तो ये भारत, ये हर एक दिन के सेट में आप लोग देख रहे होंगे कि जरूर एक किसी न किसी सैन्य अभ्यास से पूछा जाता है। तो जितना भी सैन्य अभ्यास आप लोग को याद है उसको जरूर कमेंट करिए कि आप लोग को बार बार रिवीजन होता रहे। और ये जो कोंकण सैन्य अभ्यास है ये भारत और ब्रिटेन के बीच अरब सागर में किया गया। जो ये ये दोनों देशों का क्या है? तो नौसेना का अभ्यास है। ऐसे समुद्री जो है समुद्र शक्ति, ये किसके किसके बीच का अभ्यास है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच का है। अजय वॉरियर कौन किस देश का है? तो भारत और ब्रिटेन का है। वनूर किस देश का है? तो भारत और फ्रांस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारत की एकमात्र अंतरवाही नदी निम्न में से कौन सी है? तो
लूनी नदी क्या है? ये भारत की एक अंतर्वाही नदी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अमृत क्रांति का जो संबंध है ये नदी जोड़ो परियोजना से है, ऑप्शन नंबर डी। फल उत्पादन, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो फल उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो बागवानी से है। मसाला उत्पादन का संबंध किससे है? तो बादामी क्रांति से है। और नदी जोड़ो परियोजना जो है ये अमृत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो संचालन है ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। चुंबक और चुंबकीय पदार्थों के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो बल का स्थान का परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, चुंबक जो है किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, परिणाम स्वरूप पदार्थ का स्थान परिवर्तित होता है और वह चुंबक के करीब चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। विद्युत इंसुलेटर का गुण है, तो विद्युत इंसुलेटर का गुण कौन सा है? तो यह बिजली की संचालन न करना, किसका गुण है? तो विद्युत इंसुलेटर का है, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत इंसुलेटर एक ऐसी सामग्री है जिसके आंतरिक जो है विद्युत आवेश स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कसकर बंधे होते हैं, अतः यह बिजली का संचालन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई इसमें कौन सी है? तो फर्मी है। फर्मी कितना होता है? तो फर्मी जो होता है ये 10 के पावर कितना होता है? तो -15 मीटर होता है। अच्छा, एंगस्टन कितना होता है? तो एंगस्टन जो है ये 10 के पावर -10 मीटर होता है। और मिलीमीटर कितना होता है? तो 10 के पावर -3 मीटर होता है। और मीटर तो दिया हुआ, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो फर्मी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। वक्रीय गति का उदाहरण है, तो वक्रीय गति का कौन सा उदाहरण है? तो भाला फेंकना किसका उदाहरण है? तो वक्रीय गति का है। वक्रीय गति जो पैराबोलिक मोशन है, इस टाइप की गति जो है ये किसमें पाया जाता है? तो ये भाला फेंकने में पाया जाता है। अच्छा, पेंडुलम की जो गति है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की गति है, जो पेड़ से जो पत्ता गिरना सेव एक रेखीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र किसी विद्युत या द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? तो टेकोमीटर का होता है, रडार का होता है, स्पीडोमीटर का होता है और बेंचोमीटर का होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी का होता है। अच्छा, टेकोमीटर के द्वारा वायुयान एवं मोटर वाहनों की गति मापने वाला उपकरण है। रडार है, ये दूर से आने वाली वाहनों की गति एवं दिशा ज्ञात करने वाला उपकरण है। स्पीडोमीटर क्या है? तो गतिमान वाहनों की गति मापने वाला यंत्र है। और वेंचुरीमीटर है, किसी द्रव के प्रवाह की गति को मापने वाला उपकरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है, तो न्यूनतम संभव अगर फ़ारेनहाइट तापमान पूछे तो ये -459.4 फॉरेन डिग्री हाइट है, फॉरेन डिग्री है। अच्छा, अगर इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में निकालते हैं तो डिग्री सेल्सियस में इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है -273.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी को आप लोग जो फार्मूला है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का, इसको चेंज करिएगा तो -459.4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। आवृत्ति और समाअवधि से संबंधित है, तो आवृत्ति है ये किससे संबंधित होता है? तो आवृत्ति इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये आवृत्ति जो है ये वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? v × t = 1 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी होती है? तो शरीर के भार की लगभग 7 से 8% होती है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा है शरीर के भार से 7 से 8% होती है, और मानव शरीर में लगभग 5 से 5.5 लीटर तक रक्त होता है। और स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा रक्त की मात्रा क्या होती है? तो कम होती है। इसलिए अगर मानव शरीर में अगर रक्त की मात्रा पूछता है तो कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर तक आदमी बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 59 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? तो ऊंचे पहाड़ों पर जो नाक से खून है ये किसके कारण निकलता है? तो शरीर के अंदर का जो दाब है या मंडलीय दाब से क्या होता है? तो अधिक होता है, इसके चलते खून निकलने लगता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ऊंचाई के साथ साथ यह मंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। अतः अधिक ऊंचाई पर हमारे शरीर के अंदर का जो रक्तचाप है या मंडलीय दाब से अधिक होता है, जिस कारण रक्त का प्रवाह है ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नाड्यूलेटर जोड़े होते हैं, तो नाड्यूलेटर जोड़े जो होते हैं किसमें होते हैं? तो मोटर में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। तेलचट्टे के पास होते हैं, तो तेलचट्टे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो तेलचट्टे में कितने, इसमें पूछे हैं कि तेलचट्टे के पास कितने, तो 2 जोड़े पैर या 3 पंखे होती है, और 3 जोड़े पैर और 2 जोड़ी पंखी होती है। यही क्या है? सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है, निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान कर रहा है? तो इसमें कौन सा करेगा? तो टिबिया करेगा, टार्मस करेगा, फीमर करेगा, और मेटाट्रस करेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है ये केंद्रक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, नाभिक या केंद्रक जो है एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। इसमें अनुवांशिक सामग्री होता है जो कोशिका की सभी गतिविधियों का नियंत्रण करता है, और यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जिसकी खोज 1831 में स्कॉटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अच्छा, केंद्रक में निम्न प्रकार के संरचनाओं से मिलकर बनता है। केंद्रक किससे किससे मिलकर बना होता है? तो केंद्र झिल्ली से, केंद्रीय द्रव से, क्रोमेटिक जाल से और केंद्रिका से मिलकर बना होता है। और केंद्र जो है ये कोशिकाओं की सभी उपचाई क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष या मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा सेल नहीं है? तो इसमें कौन सा सेल नहीं है? तो जो विषाणु जो है ये सेल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, वायरस जो है क्या है? और कोशिकीय सूक्ष्म संक्रमण पैदा करने वाला एजेंट है, जिसमें एक प्रोटीन आवरण और एक न्यूक्लिक एसिड होता है, और यह पोषण के लिए मेजबान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था, तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? तो चेचक के टीके का विकास किया था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो हार्मोन शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है ये वायलर एवं स्टार्लिंग के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। हमारे शरीर में के रासायनिक संदेशवाहक है। हार्मोन क्या है? तो हमारे शरीर के रासायनिक संदेशवाहक है। हार्मोन या अंतःस्रावी जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैविक रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का निगमन और नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। किसी जीव की अनुवांशिक संरचना कहलाती है, तो किसी जीव की अनुवांशिक संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, फिनोटाइप, जो जीनोटाइप है किसी जीव की कोशिका की अनुवांशिक संरचना है, और वहीं फिनोटाइप जो है ये जीव की बाहरी उपस्थिति है, और एलील जो है ये जीन का क्या है? तो भिन्न स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68।
रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचता है। तो रक्त के माध्यम से जो ऑक्सीजन है ये मुख्य रूप से एथेरियोसाइट द्वारा पहुंचता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, एथेरोसाइट जो है जिसे लाल रक्त कण, एथेरोसाइट को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो लाल रक्त कण, या इसे हम लोग आरबीसी कहते हैं, आरबीसी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है, और लुकोसाइट है ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में शामिल होता है, जबकि थ्रोम्बोसाइट है रक्त में थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त में थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो थ्रोम्बोसाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमत्कार भूरी सतह खो देता है और हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या है, तो क्यूप्रस कार्बोनाइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है, माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम है। तो माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम क्या है, तो CO2, जलवाष्प, एल्युमिनियम और आयरन और एल्युमिनियम। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, माध्यम में सबसे ज्यादा हवा में इस ध्वनि का वेग कितना होता है, तो हवा में ध्वनि का वेग है ये 332 मीटर पर सेकेंड होता है। CO2 में कितना होता है, तो CO2 में होता है ये 260 मीटर पर सेकेंड होता है। ये किस में होता है, तो ये CO2 में होता है। अच्छा, जलवाष्प में इसकी मात्रा, जलवाष्प में कितना होता है, तो 445 मीटर पर सेकेंड होता है। आयरन में कितना होता है, तो 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। और एल्युमिनियम में कितना होता है, तो 6420 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रवृत्ति का है, तो अम्लीय प्रवृत्ति का समूह चींटी का डक और सिरका है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अंगूर में चींटी के डक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगर यही पूछा रहता है कि चींटी के डक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिरका में एसिडिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डक में कौन सा पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और चींटी के डक में, सिरका में पूछे तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो अंगूर में जो है ये टार्टरिक एसिड पाया जाता है। आसुत जल में उदासीन रहता है। साबुन का विलयन में कैसी प्रवृत्ति की होती है, तो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, ये भी क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है, तो अपनी मूल अवस्था में कौन सी धातु जो है ये मौजूद है, तो कॉपर और गोल्ड 2 और 4। तो 2 और 4 किसमें दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी। सोना और चांदी क्या है, ये जैसी अक्रियाशील धातुएं जो है ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है ये फ्रेंसियम है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रेंसियम है, जबकि सर्वाधिक अगर विद्युत ऋणात्मक तत्व पूछे तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है। यह क्या है, तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। और फ्रेंसियम क्या है, एक मानव निर्मित तत्व है, ये मानव निर्मित तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आइंस्टीन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। और प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के प्रकाश और ऊष्मा जैसे विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन और शोषण सतत नहीं होता है, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है, तो ऊन देने वाले जंतुओं का समूह कौन सा है, तो भेड़ है, बकरी है, ऊंट है और याक है, ऑप्शन नंबर ए।
तो चलिए 75 क्वेश्चनों के श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग कमेंट जरूर करिए, जो भी इसमें बीच बीच में बोला जा रहा है कि आप लोग उसका कमेंट करिए, आप लोग उस चीज़ का जरूर कमेंट करिए। इससे क्या होगा कि आपका बार बार रिविजन होगा। और जो RRB LP का जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसको आप लोग कमेंट करिए कि कौन से बुक से आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं। डेली एक प्रैक्टिस कराया जाएगा। और आप लोग कितना भी पढ़े हैं, आप लोग की प्रैक्टिस बहुत ही मायने रखता है, इसलिए आप लोग जरूर एक टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।